हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी थ्योरी की हाई लेवल डिजाइन की सीरीज ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। अब हम रियल इंटरव्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। वेब क्रॉलर और यूआरएल शॉर्टनर का ऑलरेडी आप वीडियो देख चुके हो। आज हम लोग बात करेंगे ड्रॉप बॉक्स के बारे में। क्वेश्चन मेटा से लेकर गूगल, अमेजोन, हर जगह पूछा जा चुका है, मल्टीपल बार पूछा जा चुका है। और ये सभी लेवल के लिए, मिड लेवल, SD2 की जो तैयारी कर रहे हैं, 3 की कर रहे हैं, स्टाफ की कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जो वीडियो था इसमें मैंने बताया था कि जनरल स्टेप्स टू फॉलो एनी हाई लेवल डिजाइन क्वेश्चन, उसी के स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे। पहला स्टेप्स मैंने बताया था बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन। अब देखो यार, कई बार जो सिस्टम्स होते हैं ना वो पूरी तरह एसिंक्रोनस होते हैं। फॉर एग्जांपल, ड्रॉप बॉक्स का मतलब क्या है? तुम्हारी गूगल ड्राइव हो गई, या फिर कोई भी ऐसा सिस्टम जहां पे आप बड़ी बड़ी फाइलें अपलोड कर रहे हो, है ना। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप फाइल अपलोड कर रहे हो, जब तक अपलोड नहीं हो गई तब तक एपीआई चल रही है। हमेशा एसिंक्रोनस होते हैं ये वाले सिस्टम। आपने रिक्वेस्ट भेज दी कि मैं हाँ फाइल अपलोड करनी है, आपको रिस्पॉन्स आ गया, अब आप लैपटॉप बंद करके भाग जाओ, या फिर टैब खुली रहो, दूसरी टैब में अपना काम करते रहो, अपने आप अपलोड होता रहेगा सिस्टम। आपकी स्क्रीन ब्लॉक नहीं होती है। इस तरह के सिस्टम एसिंक्रोनस होते हैं, इसीलिए हाईली स्केलेबल होते हैं। करोड़ों लोग भी अगर यूज करेंगे ना आपके सिस्टम को तो हैंडल कर पाएगा। क्यों कर पाएगा? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, बट अभी के लिए ऐसे समझ लो कि एसिंक्रोनस सिस्टम हाईली स्केलेबल है। थ्योरी की सीरीज में भी मैंने आपको बताया था, बहुत सारा ट्रॉफिक वो हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि एक्चुअल काम आपकी एपीआई करती नहीं है, वो सब डायरेक्शन देके रिस्पॉन्स भिजवा देती है, बैकग्राउंड में काम चलता रहता है। बैकग्राउंड का जो सिस्टम है ना वो एफिशिएंट होना चाहिए। जैसे कि ये जो पूरा वीडियो बनेगा लगभग 1 घंटे का, 40-50 GB का बनता है ये। इसको जब मैं यूट्यूब में अपलोड करता हूँ ना 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो क्या इसके मतलब ये है कि मैं यूट्यूब की बाकी फंक्शनलिटीज यूज नहीं कर पा रहा हूँ? नहीं, ये एसिंक्रोनस सिस्टम है। इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान हम बैक ऑफ द एनवेलप पे नहीं देंगे इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन के लिए। बस ऐसे समझ लो कि यार जो फाइल का साइज है ये इंपॉर्टेंट बात हो सकती है डिस्कस करने के लिए, कि कितनी मैक्सिमम लिमिट होगी। 50 GB तक भी फाइलें अपलोड हो जाती है यूट्यूब में। कुछ कुछ वीडियो मैंने 70 GB के भी किए हैं, 256 GB की लिमिट है। तो बस ये आपको एक बार क्लैरिफाई करना होता है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब चलते हैं दूसरे स्टेप्स में, जो कि था हमारा एंड पॉइंट डिसाइड करना। तो सिस्टम के स्कोप को ना आपको डिफाइन करता होता है इंटरव्यूअर के साथ। वो आपको क्लियर रिक्वायरमेंट लिख के नहीं देगा, वो सिर्फ इतना बोलेगा डिजाइन ड्रॉप बॉक्स। ज्यादा बोलोगे तो ज्यादा लोड पड़ेगा, कम से कम बोलो। अगर वो और कहता है कि नहीं ये भी डालो ये भी डालो, तब आप बोलो ओके ओके, वरना चुपचाप रहो। जितना कम बोलोगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। एंड पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो यार ड्रॉप बॉक्स जैसे सिस्टम में क्या होता है, गूगल ड्राइव वगैरह में आप बड़ी बड़ी फाइलें अपलोड करते हो, डाउनलोड करते हो। एक एंड पॉइंट हो जाएगा अपलोड का, ठीक है, जिसमें आप पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, बॉडी में आप रॉ फाइल भेजोगे, ठीक है। दूसरा हो जाएगा डाउनलोड का, छोटा डी बना देता हूं, स्लैश डाउनलोड। इसमें गेट की रिक्वेस्ट होगी ये, जिसमें क्वेरी पैरम में आप फाइल आईडी भेज सकते हो। वो फाइल आईडी डाउनलोड होके आ जाएगी, फलाना ढिमकाना जो भी आप यहाँ पे भेजोगे। तीसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज है यार, आपने देखा होगा इस तरह के जो सिस्टम होते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव ले लो या कॉन्फ्लुएंस ले लो। कॉन्फ्लुएंस पे आप सबने काम किया होगा। जीरा मतलब एटलासियन का प्रोडक्ट है, जितने भी हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं उससे रिलेटेड आर्किटेक्चर डायग्राम, डेटाबेस डायग्राम वगैरह वगैरह सब कॉन्फ्लुएंस पे ही अपलोड करते हैं, है ना। आपने देखा होगा अपने लोकल पे आप फाइलें खोलते हो, एडिट करते हो, और वो सिंक हो जाती है रिमोट सर्वर पे। वो भी एक फंक्शनैलिटी चाहिए। उसके लिए आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि चेंजेस क्या क्या हुए हैं। भाई ऐसा हो सकता है ना कि जैसे गिटहब में क्या होता है, सेम रिपोजिटरी पे आप भी काम कर रहे हो, आपका दोस्त भी काम कर रहा है, दोस्त ने रिमोट में कुछ चेंजेस डाले जो आपने अभी तक पुल नहीं लिया है। जब आप गिट पुल करते हो तो रिमोट के चेंजेस यहाँ पे आते हैं, है ना। उसी के लिए एक एपीआई मान लो आप बना दो, स्लैश चेंजेस। देखो यार, डायरेक्टली मैं पूरा एकदम बढ़िया सा बना दूं ना आर्किटेक्चर डायग्राम, तो आपको देखने में तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन आपको ऐसा फील होगा यार हम कैसे बनाएंगे इंटरव्यू में, ये तो पूरा रट्टा मार के जाना है। डीएसए में तो लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच का रट्टा मार लेते हैं बहुत सारे और जाके बता देते हैं। बट सिस्टम डिजाइन में ऐसा नहीं होता है, आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बेसिक आपके दिमाग में कैसा एंड पॉइंट आएगा, इसी तरह का कुछ आएगा, स्लैश चेंजेस करके, है ना। ये भी गेट का एंड पॉइंट होगा। यहाँ पे आपको बेसिकली वो चेंज्ड फाइल मिल जाएंगी, मतलब
चेंज्ड फाइल्स की लिस्ट। ठीक है, ये 3 ही अभी एंड पॉइंट है जो पूरी तरह करेक्ट नहीं है। जानबूझ के मैंने यहाँ पे रॉन्ग बनाया क्योंकि बेसिक बच्चा ऐसे ही सोचता है ना, उसको आगे सिस्टम बनाते बनाते हम लोग और मॉडिफाई करके अच्छा करेंगे। तीसरा स्टेप मेरे जनरल हाउ टू अप्रोच एनी हाई लेवल डिजाइन के इस वीडियो में ये था क्लैरिफिकेशंस। तो यार सोच के देखो इस तरह के सिस्टम में क्लैरिफिकेशन क्या हो सकता है, मतलब कुछ इस तरह का क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए जो आपके सिस्टम की डिजाइन को इम्पैक्ट कर सकता है। मुझे लगता है एक ही चीज हो सकती है। गूगल ड्राइव में मोस्टली हम लोग किस लिए यूज करते हैं, जब हमारे मोबाइल में स्टोरेज नहीं होती है, लैपटॉप में स्टोरेज नहीं होती, तो कुछ ऐसी फाइलें हैं जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते बट कभी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उसको हम लोग जी ड्राइव में डाल देते हैं, है ना। वहां पे मेरी अपलोड की हुई फाइल फोटोज वगैरह मैं ही देखता हूं मोस्टली, जब तक मैं पब्लिक ना कर दूं। यूज केस के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। कंट्रेरी टू दैट कॉन्फ्लुएंस टाइप के सिस्टम, वहां पे जहां आपकी पूरी टीम का जो आर्किटेक्चर डायग्राम है, डेटाबेस डायग्राम है, एपीआई डायग्राम है, अदर डॉक्यूमेंटेशन है, वो सब अपलोड करते हैं और उसको पूरी टीम खोल खोल के देख सकती है। तो दो एक ही डिफरेंस है कि पहले स्टेज में गूगल ड्राइव में मोस्टली मेरे डॉक्यूमेंट मैं ही देखता था, कॉन्फ्लुएंस जैसे सिस्टम में एक बंदा अपलोड करता है बट उसको देख सब लोग करते हैं, मतलब डाउनलोड सब लोग करते हैं। यही क्लैरिफिकेशन एक हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इस क्लैरिफिकेशन का भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आपके सिस्टम में, आगे बताऊंगा कि थोड़ा सा क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो हमारा स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 मेरा क्या था, विदाउट थिंकिंग अबाउट स्केलेबिलिटी प्रपोज अ बेसिक डायग्राम जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को क्लियर करे। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तो मैंने आपको बता दी, अपलोड की फंक्शनलिटी, डाउनलोड की फंक्शनलिटी, चेंजेस। ठीक है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जब हम सिस्टम को स्केल करते हैं ना तब देखते हैं। बेसिकली फंक्शनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक बेसिक सिस्टम हमने बना दिया, जब उसको हम स्केल करते हैं ना तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हमें सेटिस्फाई कराना होता है। तो एक बार नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी देख ही लेते हैं क्या होता है। देखो यार, नॉन फंक्शनल ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यार कैप थ्योरम, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो सिर्फ इतना बताती है कि एक सिस्टम में पार्टीशन टॉलरेंस तो होगा ही, रखना ही है। आप जिस तरह का भी आर्किटेक्चर बनाओ पार्टीशन टॉलरेंस रखना ही है। पार्टीशन टॉलरेंस क्या होता है नहीं पता हो तो बता देना, एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ऑन टॉप ऑफ इट, या तो आप सिस्टम को कंसिस्टेंट बना सकते हो या अवेलेबल बना सकते हो। पूरी तरह एक सिस्टम अवेलेबल भी हो, पूरी तरह कंसिस्टेंट भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या लगता है, आपको कंसिस्टेंसी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है या अवेलेबिलिटी की? मान लो मैंने क्या बताया था आपको कि जो इस तरह के सिस्टम में डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं वो फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा डाउनलोड नहीं होते हैं, बट ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि कल को डाउनलोड हो सकते हैं। तो अगर मैंने आज अपलोड किया और वो 20-25 सेकंड 2-2.5 मिनट ले भी लिया अपडेट होने में, लेटेस्ट चेंजेस हर जगह, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बंदा बोलेगा ठीक है मैं 10 मिनट वेट कर लेता हूं, डाउनलोड कर लूंगा। बट किसी सर्टेन पॉइंट के लिए अगर मान लो सिस्टम आपका अवेलेबल नहीं है तब प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि टीम को वो डॉक्यूमेंट मिलेगा ही नहीं या आपको अपनी फोटोज मिलेंगी ही नहीं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अवेलेबिलिटी पे ज्यादा फोकस हमें करना है। अवेलेबिलिटी should have more weightage than consistency। ठीक है, ये तो एक रिक्वायरमेंट हो गई। अब चलते हैं अगली रिक्वायरमेंट पे। तो मैंने बताया कि कंसिस्टेंसी हम थोड़ी कम कर सकते हैं, लेटेंसी पे बात करते हैं। ठीक है, सपोज करो एक फाइल आप अपलोड कर रहे हो 5-10 MB की, मान लो टेक्स्ट फाइल है, और वो टाइम ले रही है 1 घंटा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि आप 1 घंटे तक आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ना लूज हो जाए, कोई दूसरी चीजें ना हो जाए। इसलिए अपलोड लेटेंसी भी हमें कम रखनी है, शुड बी लेस, है ना। सिमिलरली जब आपको उस फाइल की जरूरत पड़ी, डाउनलोड होने में बहुत टाइम लग गया, तब भी प्रॉब्लम की बात है, तो डाउनलोड लेटेंसी भी कम रखनी है।
अब कितनी कम रखनी है, तो एज लो एज पॉसिबल, जितना आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या थी, लार्ज फाइल सच एज 50 GB। अब यूट्यूब तो 256 GB देता है, यहाँ पे 50 GB लेके चल लो, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आगे होंगी 50 GB के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। और रिज्यूमेबल अपलोड होना चाहिए, क्योंकि आगे आप कैलकुलेशन में देखोगे इवन 50 GB की जो फाइल है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब में 3-3 घंटे ले लेते हैं वो, अगर 40 GB के भी होते हैं, तो रिज्यूमेबल अपलोड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 घंटे तक अपलोड हुआ, फिर इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो गया या लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई, मैंने दोबारा चालू किया फिर स्टार्टिंग से अपलोड कर रहा हूं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पांचवा है हाई डेटा इंटीग्रिटी। तो ये पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जहां ये डेटा इंटीग्रिटी टर्म आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान से समझना ये डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है। ये अमेरिका है, ये यूरोप है, दोनों बंदे एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई फाइल है जो रिमोट सर्वर पे है जिसको ये एक्सेस करना चाहते हैं। अमेरिका वाले बंदे ने अपलोड किया, ये यूरोप में रिफ्लेक्ट होने में 10-20 सेकंड लिया, 1 घंटा लिया, जितना भी लिया लेने दो। उस टाइम के बाद डेटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि यहां पे फाइल कुछ और दिख रही है, यहां पे फाइल कुछ और दिख रही है। मतलब मान लो एक बार फाइल अपलोड हुई, 1-आध मिनट उसने लिया या 2-2.5 मिनट लिया, यूरोप के सर्वर में भी सिंक हो गई, अमेरिका के सर्वर में भी सिंक हो गई। यूरोप के बंदे यूरोप के सर्वर से देख रहे हैं, अमेरिका के बंदे अमेरिका के सर्वर से देख रहे हैं। सपोज करो अमेरिका के बंदे ने उसमें कुछ चेंजेस डाले और वो चेंजेस आफ्टर 2-2.5 मिनट भी सिंक नहीं हो पाया, और यूरोप वाले बंदे को पुराना ही डेटा दिख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये श्योर शॉर्ट नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। तो मैंने क्या बोला था, प्रपोज अ सिंपल आर्किटेक्चर विदाउट थिंकिंग अबाउट द स्केलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, है ना। तो देखो यार, एकदम बेसिक से सोचते हैं। ये होगा आपका क्लाइंट, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं सी से। सी मतलब चूतिया, क्योंकि आगे बताऊंगा कि क्लाइंट पे ज्यादा भरोसा क्यों नहीं किया जाता है किसी भी सिस्टम पे। क्लाइंट को ये मान के चला जाता है कि पगला है, कुछ भी कर सकता है। तो आर्किटेक्चर जो हम लोग बनाते हैं, क्योंकि क्लाइंट भाई मैंने सिस्टम बनाया, इसको क्लाइंट यूज कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहूंगा ना कि मेरे सिस्टम से रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन क्लाइंट के ब्राउजर से हो। इसलिए वेब आर्किटेक्चर बनाते टाइम ये ध्यान रखा जाता है कि सारी मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास हो। इस पर्टिकुलर सिस्टम में आप देखोगे, मैंने बताया था मेरे जनरल स्टेप्स के वीडियो में कि 3 पार्ट में हमारा आर्किटेक्चर डिवाइड होता है। पहला होता है क्लाइंट लेयर, दूसरा होता है सर्विस लेयर, तीसरी होती है डीबी लेयर। ज्यादातर जो इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं ना, वो इन दोनों लेयर पे होंगे या इन दोनों लेयर पे होंगे। इन दोनों लेयर पे बहुत कम होते हैं, और सिंगल लेयर पे तो 2018 में पूछे जाते थे, बहुत इजी पड़ जाते हैं वो। अभी के जो मॉडर्न इंटरव्यू है, क्लाइंट और सर्विस लेयर पे वो ज्यादातर रिलाई कर रहे होंगे, या तो सर्विस या डेटाबेस पे रिलाई कर रहे होंगे। ये पर्टिकुलर एग्जांपल पे आप देखोगे कि सर्विस और क्लाइंट पे ज्यादा फोकस रहेगा। वेब क्रॉलर में आपने देखा था कि सर्विस और डेटाबेस पे ज्यादा हमने फोकस किया था, ठीक है। तो ये है क्लाइंट। क्लाइंट का है यहाँ पे ब्राउजर, ठीक है, यानी कि लैपटॉप। अब देखो, नॉर्मल एक यहां पे तुम्हारा होगा एपीआई गेटवे, ठीक है। अब एपीआई गेटवे वर्सेस लोड बैलेंसर पे भी मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया हुआ था, उस पे आप जाके देख सकते हो कि कब हम एपीआई गेटवे यूज करते हैं, कब हम लोड बैलेंसर यूज करते हैं, ठीक है। वो सब स्केलिंग की चीजें हैं। फिलहाल के लिए एपीआई गेटवे एक मैंने लगा दिया, उस वीडियो को आपको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑलमोस्ट वो सारे काम एपीआई गेटवे भी कर सकता है जो लोड बैलेंसर करता है, बट सम पर्टिकुलर यूज केसेस है, ठीक है। थ्योरी की सीरीज कंप्लीट कर लेना, वरना ये सब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एपीआई गेटवे में उस वीडियो में बताया था कि कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ इनबिल्ट फंक्शनैलिटी होती है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन वो कर सकता है, रेट लिमिटिंग कर सकता है, ठीक है। उसके बाद
SSL टर्मिनेशन कर सकता है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे काम है जो ये कर सकता है। इंटेलिजेंट राउटिंग भी कर सकता है बेस्ड ऑन एंड पॉइंट, कहां पे राउट कराना है रिक्वेस्ट। ठीक है, उसके बाद सपोज करो क्लाइंट को कोई फाइल अपलोड करनी है, उसने एक एपीआई कॉल की। ठीक है, /upload। ठीक है, एक हम सर्विस बना देते हैं जो अपलोड की फंक्शनैलिटी को हैंडल करेगी। ठीक है, तो अपलोड सर्विस। ठीक है, या अपलोड थोड़ा कुछ ज्यादा ही स्पेसिफिक हो गया, इसको नॉर्मली फाइल सर्विस बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा कि फाइल की हैंडलिंग के लिए सर्विस है, क्योंकि आप देखोगे डाउनलोड के लिए भी हम लोग सेम सर्विस ही यूज करेंगे। एकदम बेसिक कोई भी ऐसे ही डिजाइन करेगा। एक फाइल सर्विस हमने बना दी, रिक्वेस्ट उसके पास जाएगी, ये फाइल सर्विस क्या करेगी, S3 बकेट जो अमेजॉन प्रोवाइड करता है, जीसीपी भी कुछ और प्रोवाइड करता होगा, नाम कुछ और होता होगा, बट ब्लॉब स्टोरेज। बेसिकली मैंने S3 लिख दिया, इन सबको बोला जाता है ब्लॉब स्टोरेज। अब यार ब्लॉब स्टोरेज के क्या फायदे होते हैं, हम लोग डेटाबेस में क्यों नहीं स्टोर करा रहे हैं? कॉमन चीज है, मुझे लगता है आपको आता होगा, नहीं आता हो तो बता देना, कमेंट में वीडियो बना दूंगा। ओवरव्यू इसलिए ऐसे समझ लो कि जब भी आपको कोई फाइल टाइप का ऑब्जेक्ट टाइप की चीज, बहुत बड़ा जेसन ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ी फाइल है, इस तरह की चीजें अगर स्टोर करानी है और रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उनके अंदर टुकड़ों में कोई क्वेरी नहीं चलेगी, कि जैसे एक बहुत बड़ी सी फाइल है बट रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको क्वेरी इस तरह की चाहिए कि फाइल के अंदर जो डेटा है उसमें से कोई पर्टिकुलर लाइन को रीड करके आपको किसी पर्टिकुलर चीज को निकालना है। इस तरह की चीजें अगर नहीं है, यूज केस आपका ऐसा है कि पूरी पूरी फाइल आप डाल रहे हो, पूरी पूरी फाइल की आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे गूगल ड्राइव में आप क्या करते हो, फोटो पूरी पूरी की निकाल लेते हो, या जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो कॉन्फ्रेंस में पूरा पूरा निकाल लेते हो, है ना। इस तरह की चीजों के लिए ब्लॉब स्टोरेज यूज किया जाता है, वो ऑप्टिमाइज होता है। और डिटेल में मेरे हिसाब से जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको अगर जरूरत हो तो आप कमेंट में डाल देना, बना दूंगा उस पर वीडियो, व्हेन टू यूज S3, व्हेन टू यूज डेटाबेस। ठीक है, तो ये फाइल सर्विस क्या करेगी, /upload URL में पोस्ट URL थी, ये पोस्ट URL इसकी बॉडी में आई थी वो रॉ बाइट्स, उस रॉ बाइट्स को यहाँ अपलोड करेगी, S3 बदले में एक URL देगा, उस URL को ये एक DB में स्टोर करा लेगी। ठीक है, तो फाइल की आईडी होगी, आईडी फाइल आईडी। ठीक है, फाइल का दूसरा मेटा डेटा होगा, जैसे नेम, माइम टाइप बेसिकली फाइल का टाइप होता है, जेपेग फाइल है कि TXT फाइल है कि क्या है। ठीक है, साइज स्टोर करा सकते हो, ऐसे करते करते खूब सारा मेटा डेटा आप स्टोर करा सकते हो। साथ में S3 लिंक, जो पूरी पूरी फाइल अपलोड हुई है उसका S3 लिंक यहाँ पे आपने स्टोर करा दिया। उसके बाद 200 आप रिस्पॉन्स सेंड करा सकते हो कि हाँ फाइल अपलोड हो गई है। ठीक है, दूसरा एक काम आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड। तो डाउनलोड के लिए भी यार कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यूजर डाउनलोड का मतलब, जब आपने पहले एक फाइल अपलोड की थी, उसके बाद जब रिस्पॉन्स भिजवाया था तो उस फाइल का आईडी आपने यहाँ पे स्टोर करा दिया था, रिस्पॉन्स में भिजवा दिया था, वो क्लाइंट के पास रहेगा। अब उसी को अगर उसे डाउनलोड कराना है तो वही फाइल आईडी वो भेजेगा डाउनलोड वाली एपीआई में, और ये वाली फाइल सर्विस डेटाबेस में उस फाइल आईडी का S3 लिंक उठाएगी और यहां पे जाएगी सर्विस, S3 सर्विस में बोलेगी कि ये फाइल मुझे डाउनलोड करनी है, वो फाइल डाउनलोड करेगी। उसके बाद ये सर्विस से क्लाइंट डाउनलोड कर सकता है फाइल, है ना। नहीं, एक प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम क्या है, डाउनलोड की एपीआई आई, फाइल सर्विस के पास गई, फाइल सर्विस ने उस फाइल आईडी के करस्पॉन्डिंग S3 लिंक देखा, उस S3 लिंक को लेके S3 बकेट को एक्सेस किया, फाइल वहां से डाउनलोड की। ये जो सर्विस है, मैंने आपको क्या बताया था, वो भी आपके लैपटॉप की तरह ही है। ये आपका लैपटॉप है, ये एक सर्विस है, ये भी लैपटॉप की तरह ही है। तो पहले ये वाला लैपटॉप डाउनलोड करेगा उस पूरी फाइल को, उसके बाद वो पूरी फाइल को दोबारा आप यहां डाउनलोड करा रहे हो, तो ये डबल डबल काम क्यों कराना है। इसका एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है,
ये वाली सर्विस S3 लिंक लेगी, उसके बाद इस S3 बकेट से खुद डाउनलोड नहीं करेगी, बस एक प्री साइंड यूआरएल, ये नॉर्मल S3 लिंक था, इसको यूज करके उसी फाइल का प्री साइंड यूआरएल ले लेगी और वो प्री साइंड यूआरएल क्लाइंट को भिजवा देगी। अब ये प्री साइंड यूआरएल क्या होता है? प्री साइंड यूआरएल में बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर इनबिल्ट होता है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, ये थियोरी की वीडियो में आप लोग देख चुके हो। डिजिटल सिग्नेचर का यूज बस इतना होता था कि मान लो ये सोर्स है, मान लो ये डेस्टिनेशन है, सोर्स से डेस्टिनेशन में कुछ डेटा पास हुआ है, यहां से इसने सही डेटा भेजा, किसी हैकर ने आके यहां पे उसको मैलिशियस कर दिया, तो डेस्टिनेशन को पता लग जाएगा किसी ने बीच में आके कुछ गड़बड़ी की है, अगर इस डेटा को डिजिटली साइन करके भेजा गया होगा तो। इसलिए जो प्री साइंड यूआरएल होती है ना, वो डिजिटली साइंड होती है, और वो प्री साइंड यूआरएल ये फाइल सर्विस डायरेक्टली इस क्लाइंट को भेज देती है। इससे क्या होता है, क्लाइंट डायरेक्टली उस प्री साइंड यूआरएल की मदद से S3 से वो फाइल डाउनलोड कर सकता है। इससे थोड़ी लेटेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। अपलोड का हो गया, डाउनलोड का हो गया। अब देखो गिटहब में मान लो ये आप हो, ये आपका कलीग है, ठीक है, ये रिमोट सर्वर है जिसमें एक रेपो R1 है, उसी R1 को आपने अपने लोकल में क्लोन किया है, आपके कलीग ने भी किया है। इस रेपो में आपका कलीग भी कुछ चेंजेस डाल रहा है, आप पुल लेते हो ना उस रिमोट से ताकि लेटेस्ट चेंजेस आपके पास आ जाएं, और जब आपके चेंजेस होते हैं तो आप पुश करते हो ताकि लेटेस्ट चेंजेस वहां पे चले जाएं। ये दो केस भी यहाँ पे हैंडल करने हैं ताकि सिंक में रहे सारी फाइलें। बेसिकली गूगल ड्राइव वगैरह में आप क्या करते हो, आपके पास लैपटॉप या मोबाइल में गूगल ड्राइव की ऐप रहती है, क्लाइंट ऐप, और उसमें आप कोई डॉक्यूमेंट खोलते हो, उसको एडिट करते हो, और उसके बाद सिंक बटन पे क्लिक करते हो, सिंक या दूसरी जो भी बटन होती होंगी, और वो चेंजेस सिंक हो जाते हैं रिमोट से, है ना। वही काम गिटहब में भी करते हो, गिटहब में भी सिंक बटन रहती है, आप कमांड से भी कर सकते हो, गिट पुश करते हो, सिंक हो जाते हैं, ठीक है। वो केस भी हमें हैंडल करना है। अच्छा, गिटहब में एक और केस होता है कन्फ्लिक्ट वाला, जो यहां भी आ सकता है। हो सकता है कि इस बंदे ने कुछ नए चेंजेस 2 लाइन ऐड किए हो किसी फाइल पे, और वो आपके पास, आपने पुल नहीं लिया था यहां से, तो आप पुल लेने की कोशिश करोगे, बट ऐसा हो सकता है ना कि आप दोनों अगल बगल बैठे थे, इसने भी 2 लाइन डाली, इसने भी 2 लाइन डाली, इसका पहले पुश हो गया, आपका भी पुश नहीं हुआ है, तो जो चेंजेस यहां पे है वो ऑलरेडी आपके लोकल में भी है, तो आपको उस केस में सिंक कराने की जरूरत नहीं है। उस केस को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला केस क्या है, सिंक रिमोट चेंजेस, रिमोट टू लोकल। दूसरा केस है सिंक लोकल टू रिमोट। तीसरा केस क्या है, अवॉइड अननेसेसरी सिंक्स, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार। तो उसके लिए भी यार हम लोग क्या करेंगे, गेट चेंजेस वाली जो एपीआई होगी, यूजर कॉल करेगा यहां से गेट चेंजेस, और किसी तरह से हमें वो सारी फाइलें क्लाइंट को भिजवानी है जिनमें कुछ कुछ चेंजेस हुआ है ना। तो मान लो यार एक और सर्विस यहां पे बना देते हैं। अब ये आपको बेसिकली सोचना होता है अपने हिसाब से कि हम अलग अलग सर्विसेज बनाएंगे अलग अलग टास्क के लिए कि नहीं। हो सकता है आप इसी सर्विस में भी बना दो, बट फाइल अपलोड भी ये हैंडल कर रही है, डाउनलोड भी ये हैंडल कर रही है, चेंजेस भी ये हैंडल कर रही है। तो मॉड्यूलर आपको बनाना चाहिए ना। मॉड्यूलर बनाने से फायदा क्या होगा कि चलो चेंजेस की अगर एपीआई डाउन भी हो गई तो अपलोड डाउनलोड में कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लो चेंजेस वाले इस सर्विस के अंदर जो कोड चल रहा है उससे कुछ प्रॉब्लम हुई है, पूरी सर्विस बैठ गई, तो आपकी वो दोनों फंक्शनैलिटी चलती रहेंगी। इसलिए हम ऐसे माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं अलग अलग। माइक्रो सर्विसेज का लेना देना स्केलिंग से नहीं है,
बस ये अलग अलग सर्विस बना दी तो माइक्रो सर्विस हो गई। स्केल करने के लिए हमें इसके मल्टीपल इंस्टेंस बनाने पड़ेंगे, इसके भी मल्टीपल इंस्टेंस बनाने पड़ेंगे, जो बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग कर देते हैं चेंजेस सर्विस या ऐसे सिंक सर्विस। ठीक है, तो जो गेट चेंजेस वाली एपीआई है, क्लाइंट ने कॉल की और वो रिक्वेस्ट इस सिंक सर्विस के पास गई। अभी जो सिंक सर्विस है वो फाइल सर्विस के पास जाएगी, अपने अंदर से कॉल करेगी और बोलेगी बताओ वो सारी फाइलें जिनमें कुछ चेंजेस हुआ है। अब ये चेंजेस डिटेक्शन का लॉजिक ना आप इंटरव्यूअर से डिस्कस कर सकते हो खुद से। मेरे हिसाब से ऐसा रहेगा कि जहां मैंने भी मल्टीपल वीडियोस देखे हैं, आर्टिकल पढ़े हैं, वहां उन्होंने ऐसे ही बताया कि बेस्ट तरीका होता है क्रिएट टाइम और अपडेट टाइम की फील्ड डाल दो। ठीक है, लास्ट टाइम इस क्लाइंट ने जब भी किसी पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस किया होगा तो वो अपडेट टाइम इसके पास आया होगा रिस्पॉन्स में। दोबारा जब वो एक्सेस करना चाहता है तो इस एपीआई में अपडेट टाइम्स की लिस्ट भेजेगा और ये फाइल सर्विस चेक कर लेगी कि कौन कौन सी फाइलों का अपडेट टाइम इज डिफरेंट देन व्हाट दिस सर्विस हैज सेंट, और उससे वो पता लगा लेगी कि किसी और ने आके वो फाइलें दोबारा अपडेट की है और उन सारी फाइलों को भिजवा देगी। यहीं पे कैच है, फिर वही कहानी है। मान लो फाइल्स की लिस्ट आपको मिल गई जो चेंज हुई है, अब आप दोबारा से वही काम नहीं करोगे कि S3 के पास जाओगे, दोबारा से सारी डाउनलोड करोगे यहां पे और यहां से दोबारा क्लाइंट डाउनलोड करेगा। उन सारी फाइलों का S3 लिंक लेके प्री साइंड यूआरएल आप फेच करोगे, बस वो प्री साइंड यूआरएल यहां भिजवा दोगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे कि केवल आप फाइलों का मेटा डेटा भिजवाओ। ठीक है, ये जो सिंक गेट चेंजेस वाली एपीआई जो सिंक कराती है वो केवल फाइलों का मेटा डेटा भिजवा दे, उस फाइल के मेटा डेटा से डाउनलोड एपीआई को कॉल करा दो और वो डाउनलोड एपीआई आपको प्री साइंड यूआरएल दे देगी। बट ये एक्स्ट्रा राउंड ट्रिप्स होंगी, उससे बचने के लिए हम इस सिंक सर्विस वाली ये जो गेट चेंजेस एपीआई की कॉल है उसी में इम्बेड कर देते हैं सो दैट इसके अंदर से हमें डाउनलोड एपीआई दोबारा कॉल ना करनी पड़े। जो जो फाइलें चेंज हुई है सीधा गेट चेंजेस वाली एपीआई की कोड से ही जो जो फाइलें चेंज हुई है उन सबका प्री साइंड यूआरएल भिजवा देंगे और फिर वो डायरेक्टली डाउनलोड कर देगी, है ना। ये कर सकते हैं। तो आपकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी वो तो तीनों पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज लग सकती है कि थोड़ा सा आपको एक चीज और बतानी पड़ेगी। मतलब मुझसे जब पूछा गया था तब तो इंटरव्यूअर ने इस पे प्रोब किया था कि आपने देखा होगा गिटहब पे अगर कोई रिपोजिटरी है उसका आपने पुल लिया है लोकल पे, उसके बाद लोकल पे आपने कुछ कुछ चेंजेस किए हैं उन फाइलों पे बट कमिट अभी नहीं किया है, तो लेफ्ट साइड पे आपको दिखाता है ना ग्रीन ग्रीन की सॉरी कि मतलब दिस फाइल हैज चेंज्ड, फिर उसको आप स्टेजिंग एरिया में लाते हो। वो कैसे होगा? तो यार ये जो आपका ब्राउजर है ना, उस ब्राउजर के अंदर मान लो ये फाइल सिस्टम है, ब्राउजर गलत बोल दिया, ये आपका लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर फाइल सिस्टम है। जो रिमोट की फाइलें होंगी उसको जब आपने लोकल में लिया होगा तो इसी फाइल सिस्टम पे होंगी। बेसिकली विंडोज ना FS वॉचर, मैक OS FS इवेंट्स, इस तरह की चीजें प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये दो वेबहुक्स प्रोवाइड करता है। वेबहुक क्या होते हैं नहीं समझ में नहीं पता हो तो बता देना, वीडियो बना दूंगा। बेसिकली an API exposed by a system to some other system so that whenever some changes happen in that system this API will be triggered। यही होता है वेबहुक। भाई ये एक सिस्टम है, इसके अंदर आपको कुछ काम कराना है, लेकिन जब किसी दूसरी सर्विस में कोई चेंज हो तभी आपको ये काम कराना है। तो एक तरीका तो है कि आप पोलिंग करते रहो पोलिंग करते रहो पोलिंग करते रहो कि यहाँ कुछ चेंज हुआ 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 हुआ, अगर हो तो यहाँ चेंज करा दो। दूसरा तरीका क्या है, जो काम कराना है उसकी एक एपीआई बना के एक्सपोज करा दो इस सर्विस को, और जब भी चेंज होगा तो ये वाली सर्विस इस एपीआई को ट्रिगर कर देगी। तो उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम
जहां पे फाइलें स्टोर है, वो ये दो वेबुक्स विंडोज एफएस वॉचर देता है, मैक एवएस इवेंट्स देता है, ये दो वेबुक्स एक्सपोज करते हैं। ये वेबुक्स आपके लैपटॉप को बता देते हैं कि कुछ चेंजेस हुए हैं फाइल्स में, ठीक है। अब ये वेबुक्स जो होंगे इनको कोई कंज्यूम भी करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो ड्रॉप बॉक्स हो गया या कॉन्फ्लुएंस हो गया, जो भी हो गया, उनकी क्लाइंट ऐप यहां डाल देंगे, ठीक है, डेस्कटॉप ऐप। ये डेस्कटॉप ऐप में ही तो हमको दिखाना है ना कि फाइलें आपने जो एडिट की हैं उनमें चेंजेस हुए हैं। तो ये जो वेबुक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपोज करेगा, ये वेबुक्स इस क्लाइंट ऐप को बताएंगे कि हाँ दीज पर्टिकुलर फाइल्स हैव चेंज्ड आपके लैपटॉप में, ठीक है। आपने फाइलें डाउनलोड की, उनको व्यू किया, व्यू करने के बाद कुछ कुछ चेंजेस किए, अब उन चेंजेस को क्लाइंट ऐप में दिखाना है कि हाँ ये चेंजेस हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई सिंक विंक की बटन होगी जिसकी क्लिक करते हुए आप वो फाइलें वहां पे सिंक करा सकते हो, ठीक है। ये हो गई नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को बिना हैंडल किए सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट हैंडल करने का तरीका। यहां पे जो SD1 है और SD2 की तैयारी कर रहे हैं ना, इतना उनके लिए काफी है। अगर आपने इतना सब बता दिया कि प्री साइंड यूआरएल क्या होता है आपको पता है, एफएस वॉचर एफएस इवेंट क्या होते हैं आपको पता है, इवन आपने अगर फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी सोच ली, ये 3 केस सोच लिए, तो इतना इनफ है। अब थोड़ा और इसमें हाँ, और ये बता दिया कि एपीआई गेटवे और लोड बैलेंसर में डिफरेंस क्या है, राउटिंग, एसएसएल टर्मिनेशन, ये टर्म्स पता होने चाहिए आपको, ये सारे थ्योरी में मिल जाएंगे। ये सब क्या होते हैं, इतना आपको पता है कि ये सब हैंडल किया जा सकता है गेटवे के अंदर से, तो यहाँ काम खत्म, यू आर क्लोज टू गेट हायर्ड। अब इसी में डिटेल में चलते हैं। डिटेल में चलने का मतलब इसको स्केल करते हैं, ठीक है। स्केल करने में बेसिकली यार मैंने आपको क्या बताया, अपलोड की जो एपीआई है यहाँ पे, उसमें आप फाइल भेजते हो और ये सर्विस क्या करती है, उस पूरी फाइल को यहाँ अपलोड करती है, फिर मेटा डेटा यहाँ पे S3 लिंक स्टोर कराती है और रिस्पॉन्स में आपको फाइल की आईडी भेज देती है। ये 2 MB और 5 MB की फाइल के लिए बहुत है, बट जब 50 GB की फाइल आप डालोगे तो क्या आप चाहोगे कि आपकी एपीआई का कनेक्शन खुला रहे जब तक ये 50 GB की फाइल अपलोड हो रही है? उसको अपलोड होने में कितना टाइम लगता है, लगभग 3-4 घंटे लगेंगे। तो हम क्या करते हैं ना, हम लोग कुछ एसिंक्रोनस इसमें एक्ट लाना पड़ेगा आपको, कि किसी तरह आप बोल दो कि हाँ तुम्हारा अपलोड स्टार्ट हो गया है, बैकग्राउंड में हो रहा है, ठीक है। डाउनलोड की एपीआई, उसमें लेटेंसी ज्यादा आ नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि डाउनलोड की एपीआई कुछ नहीं कर रही है। आपने एक फाइल आईडी भेजी, डेटाबेस में उसने S3 लिंक उठाया, S3 से वो प्री साइंड यूआरएल फेच की और आपको दे दी, इतना ही काम है। आप अपने क्लाइंट से उसको डाउनलोड कर रहे हो, तो करोड़ यूजर भी आ गए तो करोड़ों का लैपटॉप अलग अलग होगा, ठीक है। करोड़ों ने एक साथ भी डाउनलोड की रिक्वेस्ट भेजी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, करोड़ों का लैपटॉप अलग अलग होगा, ठीक है। सिर्फ ट्रैफिक बहुत सारा आएगा इस सर्विस में, तो उसके लिए मल्टीपल इंस्टेंसेस हम लगा देंगे, ठीक है। और बहुत सारी रीड रिक्वेस्ट है, तो चाहो तो यहाँ पे कैश लगा देना, यहाँ पे एक कैश लगा देना रेडिस का, जो रीड रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करेगा। अब कैश बिना सोचे समझे नहीं लगा सकते आप, आपको इंटरव्यूअर से डिस्कस करना पड़ेगा कि आपके सिस्टम में जो लोड आएगा वो राइट हैवी होगा या रीड हैवी होगा। अगर रीड हैवी लोड है, मतलब डेटाबेस में कुछ मॉडिफाई नहीं कर रहे हो, जो चीजें हैं उसको बस रीड कर रहे हो, तो उस केस में तो रेडिस अच्छा है। अगर राइट हैवी लोड आया तो रेडिस प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों? जितनी बार आप डेटाबेस में चेंज करोगे उतनी बार आपको रेडिस में भी अपडेट करना पड़ेगा। इस वजह से यहां पे नॉर्मली इन सिस्टम्स में क्या होता है यार, फिर से वही बात आ गई कि अगर आप कॉन्फ्लुएंस का एग्जांपल लो, जहां पे आप कंपनी के प्रोजेक्ट में हो, आपका आर्किटेक्चर डायग्राम, डेटाबेस डायग्राम वगैरह वगैरह अपलोड होता है सिस्टम में,
तो अपलोड तो एक दो बार तीन बार ही होता है, आर्किटेक्चर कोई हर 2 महीने में चेंज तो होता नहीं है, 1 महीने में एक बार अपलोड हो गया, अब वो सालों साल तक यूज होता रहता है, लोग आते रहते हैं डाउनलोड करते रहते हैं, तो रीड हैवी लोड होता है। इस वजह से हम रेडिस यहाँ पे लगा सकते हैं, ये आर्गुमेंट आप देख सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तीसरी थी गेट चेंजेस वाली एपीआई। तो गेट चेंजेस वाली भी ऑलमोस्ट डाउनलोड की तरह ही काम करती थी, वो एक्चुअल में कोई ऐसा काम नहीं करती थी, वो सिर्फ फाइल सर्विस को बोलती थी कि चेक करो कौन सी फाइल चेंज हुई है, उन फाइलों का प्री साइंड यूआरएल उठा के दे देती थी, ऑलमोस्ट डाउनलोड की तरह ही काम कर रही है। तो जो हमने डाउनलोड में लॉजिक दिया वही हम सिंकिंग के लिए भी दे सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि 50 जीबी की अगर फाइल आई तो पहली बात तो सिस्टम को आपको एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा, दूसरी बात जितनी ये जो एपीआई रिक्वेस्ट होती है ना, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट, उनमें पोस्ट बॉडी की लिमिट होती है कि जो पोस्ट बॉडी में डेटा आप भेज रहे हो वो 10 MB 12 MB ऐसे लिमिट रहती है, ब्राउजर में भी एपीआई गेटवे में भी। सपोज करो कल को आपने कुछ नया टाइप का ब्राउजर बना दिया, इसकी 20 GB स्टोरेज है और वहां से आप बहुत बड़ी पोस्ट बॉडी भिजवा रहे हो, तो जो एपीआई गेटवे AWS वगैरह प्रोवाइड करते हैं ना, उनमें भी लिमिट होती है कि जो पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा डेटा नहीं भेज सकते आप, 8-10 MB तक ही भेज सकते हो। तो ऑब्वियसली आप एक बार में तो फाइल अपलोड कर नहीं पाओगे। इसको सॉल्व करने के लिए वी यूज समथिंग कॉल्ड चंकिंग। तो बैक एंड हैवी प्रोडक्ट्स में आप में से जिन्होंने भी काम किया होगा ना स्टार्टअप्स वगैरह में, कभी ना कभी जिंदगी में चंकिंग यूज की ही होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल सीआरएम से जब बहुत सारा डेटा आता है उसको अपने सिस्टम में डालना होता है, तो हम लोग पाइपलाइंस वगैरह बनाते हैं, तो एक बार में तो सारा डेटा डाल नहीं सकते, हमें स्ट्रीमिंग करनी पड़ती है। स्ट्रीमिंग इज ऑल्सो डन वाया चंकिंग, तो वो चंकिंग हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। चंकिंग यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा सोच के देखो और क्या यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चंकिंग कैसे यूज करेंगे वो बताऊंगा बाद में, अभी के लिए बस मैं इतना बता देना चाह रहा हूं कि चंकिंग वगैरह करने के लिए भी S3 एक एपीआई एक्सपोज करता है जिसको बोलते हैं मल्टी पार्ट अपलोड। उस एपीआई को भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, इसलिए हम लोग चंकिंग खुद से यूज करेंगे। पहले आप समझेंगे चंकिंग होता क्या है, और थोड़ा सोच के देखो और क्या कर सकते हैं इस सिस्टम में। और कोई प्रॉब्लम आ सकती है इस बेसिक HD2 लेवल के आर्किटेक्चर पे। स्केलिंग तो मैंने बताई दी आपको कैसे हैंडल करेंगे, मल्टीपल इंस्टेंस लगा के, रेडिस लगा के, ठीक है। स्टेट को स्टोर करा नहीं रहे हम लोग यहाँ पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। कंसिस्टेंट हैशिंग और यूज कर लेंगे, शेयर्ड कैश, सिंक सर्विस सिंकिंग की डाउनलोड की तरह ही काम करती है। अपलोड के लिए मैंने सॉल्यूशन दिया कि चंकिंग यूज करेंगे, बढ़िया। और कुछ सिस्टम है नहीं, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब कि चंकिंग कैसे यूज करेंगे हम लोग। तो चंकिंग हम लोग यूज करने के लिए क्या बोल रहे थे कि हम स्ट्रीम करेंगे बड़ी फाइल को। 50 GB की फाइल भेजने से अच्छा है, एक बार में अपलोड कराने से अच्छा है 5-5 MB के उसके पोर्शंस भेजो। बट अगर आप 5-5 MB के पोर्शंस भेजोगे ना, तो वो 5-5 MB के यहाँ पे स्टोर होंगे S3 में, तो हर चंक का अलग अलग S3 लिंक बनेगा, उसको आपको अपनी डेटाबेसेस में स्टोर कराना पड़ेगा। और फिर जब यूजर डाउनलोड करवाएगा तो वो चंक्स में तो डाउनलोड करवाएगा नहीं, वो तो बोलेगा पूरी फाइल मुझे ला के दो। तो आपको अपनी सर्विसेज के अंदर जाके उस फाइल आईडी के करस्पॉन्डिंग सारे चंक उठाने पड़ेंगे, उनको कंपाइल करके फाइल डालनी पड़ेगी। ये सारी प्रोसेसिंग आपको हैंडल करनी पड़ेगी, ठीक है। और 5-5 MB के जब आप चंक्स भेजोगे, पहले गेटवे से होके जाएंगे, फिर फाइल सर्विस से होके आएंगे, फिर S3 पे जाएंगे, तो बहुत सारी लेटेंसी आएगी। इसको हम लोग एक चीज करके बचा सकते हैं। कैसे? जैसे हम लोग क्या करेंगे, यूजर ने फाइल अपलोड की रिक्वेस्ट भेजी, अभी के लिए सपोज कर लो पूरी 50 GB की भेजी, समहाउ वो यहां से पास हो भी गई, हम लोग इस फाइल सर्विस के थ्रू S3 में अपलोड करा के उसका लिंक यहां स्टोर कराने की जगह मेटा डेटा यहां पे फाइल का स्टोर करा दो, माइम, टाइप, साइज वगैरह वगैरह, और S3 सर्विस से बोलो कि मुझे एक प्री साइंड URL दे दो, उस प्री साइंड URL पे हम लोग अपनी फाइल अपलोड करेंगे। एक्चुअली में रॉ डेटा मत अपलोड कराओ, जो 50 GB का डेटा है। प्रॉब्लम यह आ रही थी कि पोस्ट बॉडी में 50 GB का डेटा इस API गेटवे के थ्रू पास नहीं हो सकता, तो आप
अपलोड वाली एपीआई में वो रॉ फाइल का डेटा भिजवाओ ही मत, बस उसका मेटा डेटा भिजवा दो। मेटा डेटा मतलब साइज, माइम टाइप वगैरह वगैरह। उसको यहां स्टोर करा के S3 से बोलो कि एक प्री साइंड यूआरएल मुझे भेज दो। S3 क्या करेगी, आपको एक प्री साइंड यूआरएल भेजेगी, वो डिजिटली साइन होगी, उसमें डिटेल्स भी होंगी कि इतने टाइम के लिए ये एक्सपायर नहीं होगी, और इस प्री साइंड यूआरएल पे जो भी फाइल अपलोड होगी उसका माइम टाइप यही होना चाहिए, साइज इतना ही होना चाहिए। वो प्री साइंड यूआरएल इस क्लाइंट को, लैपटॉप को भिजवा दो, और फिर डायरेक्टली ये अपलोड करेगा उस प्री साइंड यूआरएल को यूज करके। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुई, पोस्ट बॉडी में इतना बड़ा जो डेटा हम भेज नहीं सकते थे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन आपने देखा था कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में एक और चीज थी, रिज्यूम अपलोड। मान लो 50 जीबी की फाइल हम यहाँ पे इस प्री साइंड यूआरएल में अपलोड करा रहे हैं, बीच में आके इंटरनेट कनेक्शन लूज हुआ, तो आप दोबारा स्टार्टिंग से नहीं करवाना चाहते हो। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था चंकिंग यूज करनी है। तो चलो चंकिंग को एक बार देख लेते हैं कि चंकिंग एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, यहीं पे मैं आपको बता दूं कि खुद से हैंडल करने की जगह मल्टी पार्ट अपलोड एपीआई S3 भी एक्सपोज करता है। उसको यूज करके अगर आप अपलोड कराओगे तो S3 अपने आप में चंकिंग वंकिंग सब कुछ हैंडल कर लेगा। ठीक है, बट उसके भी कुछ डाउन साइड्स होते हैं, तो एक बार वो डाउन साइड्स भी हम लोग समझेंगे। तो चंकिंग कराने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे आपकी 50 जीबी की फाइल थी, उसको 5-5 MB के चंक्स में तोड़ा, और जो प्री साइंड यूआरएल आपको मिली थी एक एक करके चंक्स वहां पे अपलोड कराने स्टार्ट किए। प्री साइंड यूआरएल और S3 लिंक दो अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट आपने वहां पे स्टोर कर दिया, उसको एक्सेस करना है तो सिंपली आप S3 लिंक है उससे एक्सेस कर सकते हो, प्री साइंड यूआरएल के द्वारा भी एक्सेस कर सकते हो, प्री साइंड यूआरएल के द्वारा अपलोड भी कर सकते हो, बट दोनों में माइन्यूट डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है नहीं समझ में आएगा तो बता देना, कमेंट में डाल दूंगा, ये तो कहीं और वीडियो देख लेना, वरना फालतू में बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो। बस ऐसे समझ लो कि दोनों में डिफरेंस होता है। तो हम लोग अपलोड फाइल में क्या करेंगे कि डायरेक्टली स्टोर नहीं कराएंगे, प्री साइंड यूआरएल ले लेंगे, उस प्री साइंड यूआरएल के थ्रू स्टोर कराएंगे। कैसे, 50 जीबी की फाइल को 5-5 MB के चंक्स में बांट के एक एक चंक भेजेंगे। जब वो चंक यहाँ पे अपलोड हो जाएगा तो उस चंक का कुछ लिंक मिलेगा। ठीक है, तो अब ये पूरा S3 लिंक रखने की जगह या इसको भी रख सकते हैं ताकि डाउनलोड कराने में आसानी हो, हम यहाँ पे एक चंक्स की भी फील्ड रखेंगे। ठीक है, अच्छा ये नो सीक्वल होगा कि सीक्वल होगा वो आगे मैं बताऊंगा। मैंने जैसे कि पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि आजकल की जो मॉडर्न सिस्टम है, नो सीक्वल सिस्टम भी वो सारे काम कर देते हैं जो सीक्वल करते हैं, सीक्वल भी वो सारे काम कर सकते हैं जो नो सीक्वल है। इस पर्टिकुलर वीडियो में डेटाबेस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहता है, मैंने आपको पहली स्टार्टिंग में बताया था क्लाइंट और सर्विस पे ही रहता है। तो अगर मान लो नो सीक्वल होता, मतलब सीक्वल डेटाबेस होता तो चंक्स की अलग टेबल बना लेते नॉर्मलाइज करके। नो सीक्वल है तो यहाँ पे चंक्स का एरे होगा, हर एक चंक का कुछ आईडी होगा, उसका कुछ S3 होगा, और उसका कुछ स्टेटस कर दो कि अपलोड हो चुका है कि नहीं अपलोड हो चुका है। इससे फायदा क्या होगा, एक एक चंक आपने भेजे S3 में, वो अपलोड हुए, किसी तरह फाइल सर्विस के थ्रू आपने यहाँ पे उनका स्टेटस स्टोर करा लिया। मान लो कल को आधी फाइल मतलब 20 चंक अपलोड हो गए थे, 21वें चंक में सिस्टम फेल हुआ था, रिज्यूम अपलोड जब आप करोगे तो ये 50 जीबी की फाइल फिर से आप अपलोड करने जाओगे तो फिर से इस 50 फाइल के चंक्स बनेंगे। ठीक है, अब वो चंक्स ना कंपेयर हो सकते हैं यहां से कि पहले से ही कौन कौन से चंक अपलोड हो चुके हैं, जो बचे होंगे वहां से काम आगे स्टार्ट होगा। उसको कैसे कराते हैं, तो उसको कराने के भी मल्टीपल तरीके हैं, जैसे अभी देखते हैं हम लोग। तो कंपेयरिंग बताने से पहले एक बार रिकैप जल्दी से कर लेता हूं कि अपलोड हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग एक्चुअल फाइल का रॉ डेटा नहीं भिजवाएंगे, हम सिर्फ उसका मेटा डेटा भिजवाएंगे। मेटा डेटा जाके डीबी में स्टोर हो जाएगा और ये सर्विस एक प्री साइंड यूआरएल रिक्वेस्ट करके क्लाइंट को भिजवा देगी। उस प्री साइंड यूआरएल के थ्रू डायरेक्टली हम लोग अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। और अपलोड कैसे करेंगे, 50 जीबी की फाइल जो आपके लैपटॉप में फाइल सिस्टम में, उसको ब्रेक करेंगे चंक्स में और एक एक करके वो चंक्स यहाँ पे डालेंगे। जैसे जैसे वो चंक यहाँ पे स्टोर होते जाएंगे वैसे वैसे इस डीबी में हम उसका स्टेटस चेंज करते जाएंगे यहाँ पे। बट इस डीबी में कैसे स्टेटस चेंज कराएंगे, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि यहाँ से पहला चंक गया, यहाँ अपलोड हो गया, प्री साइंड यूआरएल ने स्टेटस भिजवा दिया, फिर क्लाइंट ने एक एपीआई कॉल की जो जाके यहाँ पे चंक को अपडेट कर लिया है। इसमें यार मल्टीपल दिक्कतें हैं। पहला तो एक्स्ट्रा राउंड ट्रिप आपकी यहाँ पे आई, ठीक है। दूसरा
कई बार क्या होता है ना यार, मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी आर्किटेक्चर में हम लोग कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी लैपटॉप को देते हैं, यानी कि क्लाइंट को देते हैं किसी भी आर्किटेक्चर में। उसका अब एक उदाहरण बनाने वाला हूं कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है। यार देखो, ये जो क्लाइंट ऐप जो भी आप अपने डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करते हो, EXE फाइल, DMD फाइल वगैरह वगैरह में होती है, तो उसमें तो आप कोई कोड चेंज कर नहीं पाओगे, बट ब्राउजर आपके कंट्रोल में है। हो सकता है ब्राउजर की नेटवर्क कॉल आपने ट्वीक कर दी, और जो चंक यहाँ पे अपलोड हो गया था, किसी पर्टिकुलर यूजर ने जब नेटवर्क कॉल कराई तो उसका स्टेटस फील्ड भिजवा दिया, तो एक्चुअली में वो अपलोड हो चुका है, बट यहाँ पे उसका कुछ और अलग स्टेटस चला जाएगा। ठीक है, और बाद में वो फोन करके बोलेगा ड्रॉप बॉक्स को कि यार मेरी फाइल तो अपलोड होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे स्टेटस अभी भी फेल दिखा रहा है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि यार कोई हैकर अपने खुद के लैपटॉप पे क्यों चेंज करेगा यार, ये लैपटॉप मान लो मेरा है, तो मैं फालतू में अपने लैपटॉप में नेटवर्क कॉल क्यों ट्वीक करूंगा। तो यार ऐसा होता है बड़ी बड़ी कंपनी में, वो लोग क्या करते हैं ना, रेपुटेशन डाउन करने के लिए जानबूझ के इस तरह की ट्वीकिंग कर देते हैं, और बाद में फोन करके बोलते हैं कि देखो यार मेरी फाइल पूरी अपलोड होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे स्टेटस कुछ और दिखा रहा है। इंजीनियरिंग टीम के कंट्रोल में क्लाइंट का लैपटॉप तो है नहीं, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है इसको डिबग करने के लिए, पर मल्टीपल लॉग्स वॉग्स चेक करके वो किसी तरह पता लगाते हैं। इसलिए क्लाइंट से हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी घटानी होती है, एज लेस एज पॉसिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे दे दो। तो इसको कैसे करेंगे? S3 हम लोग सिंपल ईमेल सर्विस SES या SNS सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस वगैरह वगैरह AWS की यूज कर सकते हैं, और ये जो S3 होती है वो खुद भी अपने S3 नोटिफिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वो भी काइंड ऑफ वेबबुक्स ही होते हैं जो इवेंट एमिट करते हैं कि हाँ जो काम S3 को आपने दिया था वो पूरा हो गया। तो यहां पे हम लोग S3 नोटिफिकेशन या SNS लगाना चाहो वो लगा सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, जैसे ही एक चंक अपलोड हुआ इस सर्विस के पास नोटिफिकेशन आएगा, ये सर्विस इस सर्विस को डायरेक्ट करेगी कि जाके डेटाबेस में इस चंक का स्टेटस अपलोड कर दो। ठीक है, सक्सेसफुल हो गया, नेटवर्क राउंड ट्रिप बच जाएगी, क्लाइंट के ऊपर से एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाएगी। अब देखो यार, रिज्यूम कराने में एक और प्रॉब्लम है। सपोज करो ये फाइल थी, इसको तुमने चंक्स में बांटा, चंक्स में बांटने के बाद अपलोड कराया, पहला चंक अपलोड हुआ, उस चंक के लिए एक नया ऑब्जेक्ट बना, उसकी कुछ आईडी आई, उसका स्टेटस अपलोड हुआ। समहाउ रिस्पॉन्स में मान लो तुमने वो आईडी क्लाइंट को बता भी दी, भाई यहां पे जब चंक बने थे 50 GB की फाइल के, मान लो एक 5 MB का चंक बना, एक 5 MB का चंक बना, एक 5 MB का चंक बना। ठीक है, ये चंक जब डेटाबेस में स्टोर हुआ तब उसको कुछ आईडी मिली, वही आईडी तुमने रिस्पॉन्स में भेज दी, तो अब तुम्हारे लैपटॉप के को भी पता है कि ये 5 MB का चंक है, इसकी आईडी ये है 1 है, इसकी आईडी 2 है, इसकी आईडी 3 है। ठीक है, मान लो इंटरनेट कनेक्शन लूज हुआ, दोबारा वो तुमने फाइल रिज्यूम अपलोड के लिए भेजी, तो फिर से उस फाइल के चंक्स बनेंगे, है ना, जहां पे पहले से कुछ कुछ की आईडी तुम्हें मिल चुकी थी रिस्पॉन्स में, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये जो चंक्स है वो ऑलरेडी स्टोर हो चुके हैं, मतलब अपलोड हो चुके हैं, तो उसके जो नहीं अपलोड हुए सिर्फ उतने ही चंक्स तुम भिजवाओगे। बट सपोज करो कि ये फाइल पहली बार अपलोड हो रही थी, इंटरनेट कनेक्शन लूज हुआ था, उसके बाद तुमने ये फाइल अपने फाइल सिस्टम से ही उड़ा दी, तो ये सारी आइडिया भी उड़ गई, और वो फाइल सिस्टम में फाइल तुमने दोबारा से डाउनलोड करी और फिर तुम रिज्यूम अपलोड कराना चाहते हो, तब तो उसके पास जो नए चंक्स बनेंगे उनके पास कोई आइडिया यहाँ पे होंगी नहीं, आईडीज वाईडीज, तो वो मैच कैसे कराएगा कि कौन से चंक अपलोड हो चुके हैं कौन से नहीं हुए हैं। एक एक चंक की बाइट्स उठा के या तो अपलोड कराए, मतलब एक एक चंक जो तुमने बांटे हैं उन चंक में क्या है, रॉ फाइल का डेटा है 5-5 MB का, वो कुछ ऐसा करे कि यहां से सारे चंक उठा के लाए, उनका S3 लिंक से रॉ डेटा उठा के लाए और यहां पे चेक करे, ON² हो जाएगा। 50 चंक यहां होंगे, कुछ चंक यहां पे होंगे, मान लो 50 चंक यहां बने थे जिसमें से 30 यहां पे स्टोर हो गए थे, ये है N, ये है M। एक एक का अगर तुम रॉ डेटा चेक करवाओगे तो ONM की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी।
असली में तो मैं यहाँ 50 का एग्जांपल ले रहा हूँ, वहाँ तो हजारों चंक्स बनते हैं। तुम सोच के देख लो यार, 5 MB की एक फाइल है, 5 MB, 100 चंक बनेंगे तो 500 MB, 1000 चंक बनेंगे तो 5 GB, 10,000 चंक बनेंगे तब 50 GB की फाइल बनेगी। मतलब 50 GB को अगर ब्रेक करना है 5-5 MB के चंक्स में, तो 10,000 चंक्स बन रहे हैं, तो कितना इनएफिशिएंट एल्गोरिथम लगेगी। ठीक है, उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं ना, एक कॉन्सेप्ट होता है फिंगर प्रिंटिंग। ये चेकसम की तरह ही है, जो चेकसम हम लोग बीटेक में पढ़ते थे। ठीक है, पढ़ा है तो भूल जाओ, यहां ध्यान दो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे ही कोई फाइल के चंक्स बनाएंगे 5-5 MB के, तो उनका जो रॉ डेटा होगा वो तो 5 MB का है, बट उसका हैश बना देंगे। हैश कितना होगा, 128 कैरेक्टर, नहीं तो 256 कैरेक्टर। ठीक है, इस हैश को भी भिजवाएंगे प्रीसाइंड यूआरएल से जब चंक अपलोड करा रहे थे, और वही हैश यहां पे आएगा जब ये चंक अपलोड हो गया होगा, वही हैश यहां पे आईडी बनेगा। इससे फायदा क्या होगा, मान लो इंटरनेट कनेक्शन लूज हुआ, तुमने रिज्यूम अपलोड करना चाहा, बट रिज्यूम अपलोड से पहले फाइल सिस्टम से पूरी फाइल उड़ा दी और दोबारा वो फाइल अपलोड की, तो फिर से उसके चंक्स बनेंगे, फिर से उनके हैश बनेंगे। सेम डेटा का 20 बार हैश बनाओगे तब भी सेम हैश बनेगा। यही हैश तुम यहां पे जाओगे, चेक करोगे इस एरे में है कि नहीं। अगर मिल गया, इसका मतलब अपलोड हो चुका है, इसको भेजने की जरूरत नहीं। तो एल्गोरिथम डाउन हो गई ना, एनएम नहीं करना पड़ा ना तुम्हें, अब एक के साथ मैच नहीं कराना पड़ा। ठीक है, तो ये फायदा हो गया, इसलिए इसके लिए हम लोग हैशिंग यूज करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को फिंगरप्रिंटिंग बोल दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल हो गया, नहीं समझ में आया तो बता देना, कमेंट में एक और बार बता दूंगा कि फायदा क्या हुआ है इसका। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि अरे इसमें क्या फायदा है, अभी भी तो एनएम ही लग रहा है, बट ये बहुत डीप की चीज है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वीडियो बहुत एक्स्ट्रा लंबा होगा, ना समझ में आए तो कमेंट में डालना, दोबारा बता देंगे। ठीक है, अब देखो, अब एक और चीज इसमें काम की समझ में आएगी तुमको। अब ये जो चंकिंग वाली चीज है ना, फिंगरप्रिंटिंग, जो हैश बना के तुम चेक करवा रहे हो वगैरह वगैरह, ये चंकिंग इसकी जगह ना ब्लॉब स्टोरेज के अंदर भी हो सकती है। S3 मल्टी पार्ट अपलोड की एपीआई एक्सपोज करता है, जिसमें वो चंकिंग वगैरह, फिंगरप्रिंटिंग सब कुछ खुद से हैंडल कर लेता है। बट उसका प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि जो S3 नोटिफिकेशन SNS वाली चीज है ना, वो मल्टी पार्ट अपलोड एपीआई में नहीं होती है। इसका मतलब कि जो चंकिंग का डेटा अपडेट होगा वो क्लाइंट से होगा। क्लाइंट पे हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी चंक्स का स्टेटस अपडेट करने की। इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, वही वाली, ब्राउजर पे जाएगा, नेटवर्क कॉल ट्वीक कर देगा, चंक अपलोड हो गया है बट फिर भी उसका स्टेटस फेल दिखा देगा। तो इस वजह से दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, कोई ऐसी खराब बात नहीं है, बट एक वही है कि सिक्योर सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि ड्रॉप बॉक्स में यार आपने देखा हो ना, आईफोन से कितने कितने बड़े एक्टरों का डेटा लीक हो जाता है वगैरह वगैरह। तो उन सब से बचने के लिए थोड़ा सा ट्रस्ट एंड वेरीफाई वाला अप्रोच जो होता है ना, वो बेटर रहता है। अब एक दूसरी चीज हम लोग आराम से समझेंगे। अब बात करते हैं हमारी तीसरी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बारे में, जो कि थी कि अपलोड डाउनलोड लेटेंसी को बहुत लो रखना। तो उसमें पहले डाउनलोड की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अपलोड लेटेंसी को कैसे लो करें। तो यार डाउनलोड करने के लिए ऐसे समझ लो कि CDN ही हम लोग यूज़ करते थे, स्टैटिक फाइल्स को। बेसिकली ये सब स्टैटिक फाइल ही तो हैं, हर यूज़र के हिसाब से अलग अलग थोड़ी होंगी। तो उन फाइलों को जैसे CDN हम लोग क्यों यूज़ करते थे, प्रॉब्लम क्या होती थी, मेरे थ्योरी के वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक बार देख लेना, उसमें डिटेल में आपको पता लगेगा। इफ बट के क्वेश्चन वहाँ पे आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक यूज़र है मान लो जर्मनी में, एक यूज़र है यहाँ पे US में, ठीक है। US का अलग डेटाबेस होगा, जर्मनी का अलग डेटाबेस होगा। जर्मनी वाले बंदे ने एक फाइल अपलोड कराई जो यहाँ अपलोड हो गई, सेम फाइल को US वाले बंदे ने एक्सेस करना चाहा, तो अगर वो जर्मनी के ही डेटाबेस से एक्सेस करेगा तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, नेटवर्क लेटेंसी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि ये जर्मनी वाले बंदे ने जब जर्मनी के डेटाबेस में स्टोर कराया, उसी टाइम पे इसको सिंक करा देते हैं US वाले डेटाबेस पे। और ये जो सिंकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये CDN की होती है। CDN कलेक्शन ऑफ नोड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसी एक नोड्स पे भी डालोगे तो वो हर नोड पे रेप्लिकेट कर देगा, ताकि बंदा जब किसी फाइल को एक्सेस करना चाहता है तो उसके नियरेस्ट जो नोड है, उसको एज भी बोला जाता है, नियरेस्ट एज या नियरेस्ट नोड, वहां से उसके पास फाइल आए तो नेटवर्क लेटेंसी कम से कम हो जाए।
अब यहाँ पे यार मैंने तुम्हें स्टार्टिंग बताया था जो मेरे जनरल स्टेप्स टू अप्रोच एनी हाई लेवल डिजाइन वीडियो के स्टेप 3 में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्लैरिफिकेशन हम लोग यूजर से मतलब इंटरव्यूअर से क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, ठीक है। तो क्लैरिफिकेशन हमने क्या मांगा था, अगर आप कॉन्फ्लुएंस टाइप का सिस्टम बना रहे हो जिसमें कि आर्किटेक्चर डायग्राम, डेटाबेस डायग्राम, ये लीड वीड आपके डालते हैं और जितने भी सालों साल तक यूजर आते रहते हैं वो उन्हीं सेम डायग्राम्स को एक्सेस करते रहते हैं, तो सेम डॉक्यूमेंट व्हेन यूज्ड बाय मल्टीपल यूजर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आधी टीम आपकी यूएस में बैठी हो, आधी जापान में बैठी हो, आधी इंडिया में बैठी हो, तो उनके लिए लेटेंसी कम करना है तब तो सीडीएन काम आएगा। बट अगर आप गूगल ड्राइव टाइप का सिस्टम बना रहे हो जहां मोस्टली मैं अपना ही डेटा डालता हूं और मैं ही उसको व्यू करता हूं, तो यार जर्मनी वाला बंदा जर्मनी के डेटाबेस में अपडेट करेगा, जर्मनी से रिट्राइव करेगा, यूएस वाला बंदा यूएस में अपनी फोटो डालेगा, यूएस से रिट्राइव करेगा। तो सीडीएन की यहाँ पे इस केस में, गूगल ड्राइव के केस में भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब आपको इंटरव्यूअर से क्लैरिफाई करना पड़ता है। अब आते हैं अपलोड की लेटेंसी कैसे कम करेंगे, ठीक है। मेरी थ्योरी की सीरीज में मैंने आपको बताया था देयर इज समथिंग कॉल्ड कंप्रेशन विच इज यूज्ड फॉर ब्रिंगिंग द लेटेंसी डाउन। अब आप होता क्या है कि मान लो यहां पे सोर्स है, यहां पे डेस्टिनेशन है, यहां पे 50 GB की फाइल है, तो डेटा इतना ज्यादा है, उसको इंटरनेट की स्पीड तो फिक्स है ना यार, 100 MB पर सेकेंड, एम छोटा वाला बी पर सेकेंड टाइप की। तो इतना बड़ा डेटा आप अगर यहां से ट्रांसफर कराओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरा चीज, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस डेटा को कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस करके ये मान लो बन गया 2 GB का। अब ये 2 GB का डेटा जल्दी से चला तो जाएगा, बट यहाँ पे हम लोग को उसको डीकंप्रेस भी करना पड़ेगा और 2 GB से ये दोबारा बनेगा 50 GB का, ठीक है। अब नेटवर्क लेटेंसी तो कम हुई, बट उसको कंप्रेस करना और डीप कंप्रेस करना, इसकी वजह से थोड़ा टाइम बढ़ भी गया। तो सिस्टम में जितनी नेटवर्क लेटेंसी कम हुई है और जितनी एक्स्ट्रा ओवरहेड आए हैं कंप्रेशन डीकंप्रेशन से, नेट एवरेज अगर कंप्रेस करने के बाद फायदा होता है तो हम लोग कंप्रेस करते हैं। आपके दिमाग में ऐसे भी तो बोल सकते हो कि यार हम हमेशा डेटा कंप्रेस करके क्यों नहीं भेजते। अब सपोज कर लो 100 Mbps की इंटरनेट स्पीड है, मतलब ऐसे समझो यार कि पाइपलाइन इतनी मोटी है, ठीक है, पानी का बहाव इतना ज्यादा है, तो उसको कंप्रेस करके भिजवाओगे तब तो फायदा है। बट सपोज कर लो पाइपलाइन इतनी मोटी है, पानी का बहाव इतना ही है, तो उसको फर्दर आप कंप्रेस करके क्या करोगे, कोई फायदा नहीं है ना। मेरी थ्योरी की वीडियो में डिटेल में आपको मिल जाएगा कि कंप्रेशन कब कराते हैं, कंप्रेशन डीकंप्रेशन कब नहीं करा पाते हैं। जैसे अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये MPEG फॉर्मेट में बनता है, इसको कंप्रेस करके मैं MP4 में बनाता हूँ, तो 50 GB का वीडियो बनता है 5 GB का, और वो इजिली अपलोड होता है 1 घंटे में या आधे घंटे में, है ना। तो वो डिपेंड करता है डिफरेंट चीजों के पे कि कब कंप्रेशन कराना है कब नहीं कराना है। अब एक और चीज के बारे में बात करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब जल्दी से हम लोग अपनी डिस्कस कर लेते हैं लास्ट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जो कि थी डेटा इंटीग्रिटी, है ना। तो यार अब सोच के देखो, आप यहाँ पे आप अपना लोकल यूज कर रहे हो, सेम फाइल रिमोट पे भी है, रिमोट पे किसी और बंदे ने कुछ चेंज किया, आपको पता चल जाना चाहिए कि वहां पे कुछ चेंज हुआ है। ऐसा ना हो कि आपको और आपके कलीग को टास्क दिए गए थे और आपको पता नहीं है, बट आपके कलीग ने ऑलरेडी वो 4-5 लाइनें ऐड करके यहाँ डाल दी है, आप भी फर्जी यहाँ पे डाले जा रहे हो, है ना। इस तरह के मल्टीपल यूज केस आ सकते हैं। अगेन आपको यहाँ पे इंटरव्यूअर से कॉन्फ़िगर करवाना पड़ेगा, मतलब पूछना पड़ेगा कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जैसे ही चेंज हो हमें पता चल जाए। जैसे स्टॉक्स वगैरह में क्या होता है, जैसे ही स्टॉक का मार्केट का मतलब स्टॉक प्राइस चेंज होता है तुरंत आपको पता लग जाता है। अपने दिमाग से सोचो, क्या इस सिस्टम में ऐसा जरूरी है? आप ऑनलाइन स्प्रेडशीट या ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एडिटर पे काम नहीं कर रहे हो जहां मल्टीपल बंदे एक साथ काम कर रहे हैं, जैसे ही कुछ चेंज हो आपको पता लग जाए। ये ड्रॉप बॉक्स है, ऐसा बहुत कम ही होगा कि अचानक से कोई फाइल चेंज होगी जिसपे आप काम कर रहे हो, बहुत कम ही होगा ना यार। क्योंकि ड्रॉप बॉक्स में जो फाइलें जाती हैं कॉन्फ्रेंस में, फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर डायग्राम, डेटाबेस डायग्राम वगैरह रेयरली चेंज होते हैं, बस वो काइंड ऑफ स्टोरेज है जहाँ पे आप लोग स्टोर कराना चाहते हो चीज़ों को। तो क्या यहाँ पे आपको वेब सॉकेट की ज़रूरत होगी?
वेब सॉकेट कब यूज़ किया जाता है? जब इधर से भी कुछ डेटा आ सकता है, इधर से भी कुछ डेटा आ सकता है, जैसे ही कुछ डेटा चेंज हो इसको पता लग जाए, इधर कुछ चेंज हो तो इसको पता लग जाए। यहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग पोलिंग के थ्रू जा सकते हैं। पोलिंग में क्या होगा, फिक्स्ड इंटरवल में हम लोग बार बार चेक करते रहेंगे कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हुआ। अब पोलिंग भी एक्स्ट्रा नेटवर्क कॉल भेजेगी, तो थोड़ा तो लोड डेटाबेस पे बढ़ेगा। 1 करोड़ लोग अगर यूज कर रहे हैं तो 1 करोड़ पोलिंग की कॉल आएंगी। उससे बचने के लिए हम लोग एक तो सिंपल चीज कर सकते हैं कि जैसे गिटहब क्या करता है यार, तुमको यहाँ पे बटन दे देता है सिंक चेंजेस, तो जो वहां पे चेंजेस हो तुम्हारे लोकल में आ जाएंगे, तुम्हारे लोकल में एक्स्ट्रा चेंजेस है वहां चले जाएंगे। ठीक है, और क्या कर सकते हो इस पे? क्या हम लोग इवेंट बस या मैसेज क्यू टाइप की चीज यूज कर सकते हैं? बेसिकली यहां पे कोई मैसेज क्यू, काफका या रैबिट एमक्यू यूज कर सकते हैं। जब भी कोई दूसरा बंदा अपने चेंजेस सिंक करवाएगा तो इस सिंक सर्विस के थ्रू करवाएगा, तो ये सिंक सर्विस उसी टाइम पे इस मैसेज क्यू में वो इवेंट भर देगी कि सम पर्टिकुलर फाइल का सम पर्टिकुलर चंक इज अपडेटेड। क्लाइंट पोलिंग नहीं करेगा, बस वो कंटिन्यूअसली वॉच करता रहेगा इस मैसेज क्यू को। जब भी कोई नए चेंजेस आएंगे तो ये मैसेज क्यू बता देगा क्लाइंट को कि पर्टिकुलर फाइल चेंज हुई है। अब मैसेज क्यू लगाने की वजह से एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन आता है, तो ऑब्वियसली लेटेंसी थोड़ी बढ़ती है। लेटेंसी इन द सेंस कि फिक्स टाइम नहीं होगा ना, जब मैसेज में आएंगे तभी पुल होंगे, है ना। क्या डू यू केयर कि कोई फाइल चेंज हो 10 सेकंड के अंदर आपको तुरंत पता लग जाए इस टाइप के सिस्टम में? अगर ये ऑनलाइन गूगल डॉक्स होता तब हमें वो मैटर करता, बट यहाँ पे हम स्टोरेज सिस्टम बना रहे हैं जिसमें फाइल रेयरली अपडेट होती है या रेयरली एडिट होती है, तो 10-15 सेकंड 2 मिनट लेट भी हो गया तो क्या ही फर्क पड़ेगा। तो एक ऑप्शन यहाँ पे काफका हो सकता है। स्टिल मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि जहाँ पे भी असल में ये सभी मैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट यूट्यूब वीडियो वगैरह वगैरह से देख के बनाता हूँ, हर जगह उन लोगों ने पोलिंग ही बोला गया है, लेकिन पोलिंग जितनी बार मैंने दिया है पता नहीं मैं फेल हुआ हूँ। अब पता नहीं पोलिंग बोला है इस वजह से फेल हुए हैं या कहाँ हुए हैं पता नहीं, बट पोलिंग मैंने जनरली देखा है कि लोग मानते नहीं है, फिर भी थ्योरेटिकल नॉलेज आपको होना चाहिए। लॉन्ग पोलिंग शॉर्ट पोलिंग क्या होती है पता होना चाहिए, ना पता हो तो बता देना कमेंट में, वीडियो बना देंगे उस पर। बट ये बेसिकली एक पूरा डिजाइन हम लोग कह सकते हैं जिसने सारी फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को पूरा किया है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब अपलोड होना चाहिए, डाउनलोड होना चाहिए, चेंजेस सिंक होने चाहिए और रिज्यूम अपलोड होना चाहिए। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सिस्टम स्केलेबल होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, कंसिस्टेंसी थोड़ी नई भी होगी तो चलेगा, ठीक है, और हाई डेटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए। अब अवेलेबिलिटी पे बात कर लेते हैं। तो अवेलेबिलिटी की मेरी सीरीज थी जो रिलायबिलिटी अवेलेबिलिटी, उसमें मैंने यही बताया था कि वी इंड्यूस रिडेंडेंसी इन अ सिस्टम टू मेक इट अवेलेबल, बैकअप्स वगैरह लगा देते हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पे और कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि सिस्टम में कंकरेंट यूजर बहुत कम ही आएंगे, है ना। तो हम लोग मल्टीपल इंस्टेंसेस बैकअप के यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी एक बड़ी फाइल अपलोड होने में खूब सारा टाइम लगता है, इसलिए हम लोग चंकिंग कर रहे हैं, 2-4-5 सेकंड एक्स्ट्रा भी लग जाएंगे रेप्लिकेट होने में तो क्या ही हो जाएगा, है ना। अब यार एक और इंपॉर्टेंट चीज ये हो सकती है कि सेम नाम से सेम डॉक्यूमेंट दो अलग अलग यूजर अपलोड कर रहे हैं, तो वो कैसे हैंडल करोगे? तो आई थिंक थोड़ा सा वो स्कोप से बाहर हो जाएगा, क्योंकि आप ड्रॉप बॉक्स में हो सकता है शाहरुख खान की फोटो मैंने भी डाली हो, आपने भी डाली हो, तो क्या हो गया, डाल रहे हैं दोनों। अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, सीक्वल डेटाबेस यूज करेंगे कि नो सीक्वल डेटाबेस सिस्टम यूज करेंगे। तो यार यहाँ पे आई थिंक डायनमो भी वो सारा काम कर देगा जो आरडीएस करता है, मतलब डायनमो बेसिकली नो सीक्वल है, आरडीएस सीक्वल है ना।
क्योंकि ऐसा कोई हमें खतरनाक सा ट्रांजेक्शन तो चाहिए नहीं यहाँ पे। कनकरेंट राइट होने की पॉसिबिलिटी कम है ना भाई। कॉन्फ्रेंस में आपने देखा है कि 10 आर्किटेक्चर डायग्राम सेम प्रोजेक्ट के हों, एक ही होता है, एक बार अपलोड करते हैं। रीड स्केलेबिलिटी के लिए मैंने रेडिस बता ही दिया था, है ना। हाँ, डायनमो में एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि डायनमो में 400 केबी की लिमिट होती है एक डॉक्यूमेंट के लिए, तो वो आप में भी डिस्कस कर सकते हो कि कैसे हम उसको हैंडल करेंगे। बाकी या आई थिंक दिस आर्किटेक्चर इज कंप्लीट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।